Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Adda. I made this YouTube channel for those students who are deliberately not getting high content studies in their academic sessions in their school or coaching institutes. Basically, I want to help those students who are not able to get very good quality content. मेरा जो पर्पज होगा इस वीडियो लेसन बनाने का क्लास 12 के लिए जो हमारा एकेडमिक सेशन होता है उसके लिए मैं बाइलिंगुअल यूज करूंगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए, ताकि दोनों के लिए इजी रहेगा लेसन्स को कैचअप करने के लिए और समझने में और अंडरस्टैंडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम अपने कंटेंट पे आते हैं। ठीक है, तो जो क्लास 12 की जो फर्स्ट यूनिट है, जो यूनिट फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन दिस यूनिट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में। वी स्टडी अबाउट चार्जेस, देयर प्रॉपर्टी, कूलॉम्स लॉ एंड फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। यानी कि हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ जो स्टैटिक चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव टाइप का जो आकर्षण प्रतिकर्षण होते हैं आवेशों के कारण, उसके बारे में हम कूलॉम्स लॉ के अंदर पढ़ेंगे। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, यानी जो आपका स्थिर आवेश होता है उसके कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में हम कहते हैं वैद्युत स्थितिकी या फिर वैद्युत स्थितिकी भी हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एट फर्स्ट गोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आई वांट टू टेल अबाउट समथिंग बेसिक नॉलेज अबाउट वेयर वी गेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देयर इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी कॉल दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। भौतिकी यानी फिजिक्स की एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें दो तरीके के ब्रांचेस होती है, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत स्थितिकी और इसको हम बोलते हैं वैद्युत गतिकी। यहां से आप समझ रहे होंगे इलेक्ट्रो यानी एनी काइंड ऑफ चार्ज यानी किसी प्रकार का एक आवेश, स्टैटिक यानी स्थिर अवस्था में व्हेन चार्ज इज नॉट मूविंग दैट इज इन कांस्टेंट मोशन, एंड इलेक्ट्रो हियर आल्सो इज अ चार्ज आवेश एंड डायनेमिक्स व्हेन चार्ज इज मूविंग। ओके, charge is not constant. So electrostatic is a branch of physics where charge is constant, यानी जो वैद्युत स्थितिकी है वो भौतिकी की वह शाखा है जहां पर चार्ज गतिमान नहीं है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक it is branch of physics where charge is at rest or static or we can say not in motion। यानी जो हमारा वैद्युत स्थितिकी है यह भौतिकी की वह शाखा है जहां
आवेश विराम अवस्था, या हम कह सकते हैं गतिमान नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की। या आपके 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ भी सकता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूछेगा नहीं क्योंकि काफी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हमें भी इसको डेफिनेशन को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि दिस इज द बेसिक ऑफ चैप्टर यूनिट फर्स्ट। ओके, नाउ वी कम्स टू चार्ज। चार्ज होता क्या है, आवेश होता क्या है। ओके, सो लेट्स मूव टू द चार्ज। आवेश के बारे में हम यहां पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट चार्जेस। आपने देखा होगा कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। ओके, तो अर्थ के एग्जिस्ट करने के लिए एक यूनिवर्स है, वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई कि भाई जो हमारा पृथ्वी है जिस पे हम खड़े हैं, या फिर हमारा जो घर है जहां हम रहते हैं, उसके लिए अर्थ का होना जरूरी है। तो अर्थ हमारे घर के लिए एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई, और अर्थ के एग्जिस्टेंस के लिए यानी अर्थ के अस्तित्व के लिए यूनिवर्स एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं फंडामेंटल। ओके, आवेश है एक मूलभूत गुण है। ओके, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे मास, जो हमारा मास है वो भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल हमारा जो यूनिवर्स होता है, ये इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, प्लैनेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, ओके, मैटर्स होते हैं। मैटर्स मतलब द्रव्य नहीं, जितनी भी छोटी छोटी चीजें एग्जिस्ट करती है हमारे सन, मून, अदर प्लैनेट्स आर आल्सो मैटर्स। आपके पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट्स हो गए, वो भी मैटर्स ही है, पीरियोडिक एलिमेंट्स, यानी जो आपके आवर्त सारणी के जो तत्व होते हैं वो भी मैटर्स कहलाते हैं। तो मैटर्स का कुछ ना कुछ मास होता है। अब हमें ये नहीं पता कि मास किससे बना होता है, वी कांट मेजर दैट व्हाट काइंड ऑफ मास इज मेड ऑफ। सो मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। लेकिन हम क्या मेजर करके चलते हैं कि जो हमारा मास होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, यानी स्थिर होता है, यानी अपरिवर्तनीय होता है, नॉट चेंजेबल होता है, नॉट वेरिएबल होता है। बट जब आप लोग हायर स्टडीज में जाएंगे, व्हेन यू गाइस come in upper classes like BSc, BTech or MSc, there exists a relativistic relation. Okay, this relativistic relation जो ये संबंध हमें बताता है, relativistic relation जो हमें बताता है, वो बताता है कि जो मास है वो वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। वो चेंज कैसे होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मास ऑफ बॉडी इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जहां m नॉट है वो होता है रेस्ट मास, यानी विराम द्रव्यमान, यानी जो हमारा बॉडी होगा या हम बोल सकते जो भी मैटर होगा, जब वो मूव नहीं कर रही है यानी वो गति नहीं कर रही है, वो विराम अवस्था में होती है, तब का जो मास होता है बॉडी को उसको बोलते हैं m नॉट। और जो ये v है यहाँ पर, ये होती है वेलोसिटी ऑफ बॉडी।
यानी जो बॉडी की गति होती है उसको v से दर्शाते हैं। v डिनोट एनी वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम v एंड c, हम सब जानते हैं c को क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ स्पीड, विच वैल्यू, प्रकाश का वेग। c equals to 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो जो हमारा मास है, मैटर का मास होता है, बॉडी का मास होता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंडेबल होता है। लेकिन आज तक हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा मास है वो कांस्टेंट होता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, माना लेट्स अज्यूम दैट a body which have 5 kg mass, okay, it is moving with 20 meter per second. Okay guys, so what will be variable mass here? We know that, हम जानते हैं m equals to m naught upon 1 minus v square upon c square root of, okay। अब यहाँ पर 5 kg क्या हो गया, जो हमारा 5 kg मास है ये हो गया m नॉट, ये है रेस्ट मास, ओके, एंड v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम these is equals to 1, this is equation 2, so from here, from equation 1 and 2 what will we get, हमें क्या मिलेगा, m is 5, okay, 1 under root 20 square upon velocity 3 into 10 to power 8 light of velocity root of। अब आप यहाँ देखिए 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, ओके, 3 into 10 to power 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 into 10 to power 16। नेगलेक्ट दिस, ये 9 को भी हम नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि 10 to power 16 काफी बड़ी। अब आप यहाँ देखिए कि 400 में 10 to power 16 का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये मान लीजिए कि हम एक में अगर 1000 का भी डिवाइड करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 0 ही मिलता है, 1 में भी करते हैं, तो ये तो 400 है, तो यहाँ तो 10 to power 16 है, यानी एक के आगे 16 zeros है, 16 zeros। सो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0, ओके, सो this term almost will be 0, ठीक है, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, so from here now m will be equals to 5 upon 1 minus 0, so m equals to 5। तो यहां पर जो हमारा मास है वो रेस्ट मास के इक्वल आ गया है, एक तरीके से रेस्ट मास के इक्वल जो है, तो इसलिए जो हम अभी तक लोअर क्लासेस में लाइक 10th क्लास में 11th क्लास में भी हम पढ़ते आते हैं मास कांस्टेंट, वो इसलिए लेते हैं कि क्योंकि ऐसी कोई बॉडी नहीं बनी है जिसकी वेलोसिटी c के इक्वल हो। देयर ओनली एग्जिस्ट ए वेव, लाइट वेव, ट्रैवल वेव 3 into 10 to power मीटर पर सेकेंड। जो हमारे प्रकाश तरंग होती है वो ही 3 गुना 10 की घात 8 3 into 10 to power 8 मीटर प्रति सेकंड से ट्रैवल करती है। ना हमारे पास ऐसी कोई बॉडी है, ना कोई सिस्टम है, ना एयरक्राफ्ट है जो इस वेलोसिटी को मैच कर सके, ओके, सबकी वेलोसिटी इससे काफी लेस होती है। सो जो हमारा मास है वो m नॉट के इक्वल ही आता है, ओके। सो जो हमारा मास है उसको हम कंसीडर करते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा है वो आवेश की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। हमें नहीं पता कि आवेश किससे बना होता है, आवेश क्या है, बस हमें पता कि एक आवेश है, कि कुछ है जिसके कारण हमें आकर्षण यानी अट्रैक्शन फील होता है, रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण फील होता है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि चार्ट में और क्या क्या खूबियां है, चार्ट जैसे कौन कौन से राज छुपाया अंदर बैठा है जिसको हम स्टडी करेंगे, ओके। तो हमने देख लिया ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है,
ऑफ मैटर। सेकंड इसका ऐसा यूनिट होगा कूलाम, इसको हम कूलाम से बताते हैं। और इसका जो प्रेजेंटेशन होगा, नोटेशन कह सकते हैं, यानी हम इसको दर्शाना बोलते हैं, प्रदर्शित भी बोल सकते हैं, हिंदी में काफी जटिल भाषा है सर बताओ तो। जो नोटेशन होगा हम उसको सी, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ये स्माइलिंग है, ये कैपिटल सी है, आप लोग सोचो मैंने स्माइल फेसेस बना दिया है, इट्स नॉट ए स्माइल फेस, इट्स कैपिटल सी। ओके, नाउ हियर इज द क्वेश्चन अराइज, व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट, चार्ज कितने प्रकार के विद्यमान हैं। सो लेट्स कम्स टू द टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस। आज का लेक्चर बिल्कुल फंडामेंटल एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, क्या हम क्या पढ़ने वाले, कहां से स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सबको बस बताऊंगा, क्योंकि इस बार जो सीबीएसई का पैटर्न है वो टर्म बेसिस कर दिया है, टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड, जिसमें 50-50% सिलेबस आएगा और जिसमें वन लाइन क्वेश्चन और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर को आप सभी लोग ध्यान से देखिए, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, वेरी यूजफुल लेक्चर। मैं इस तरीके से लेक्चर आपको बताऊंगा कि आपको एक या दो बार ही लेक्चर को देखोगे तो आपको सब कुछ माइंड में रिमाइंड हो जाएगा। फिजिक्स को एज ए फन समझ के, मजे के तौर पे, अगर आप सोचेंगे बस मुझे एकेडमिक पास करना है, बस मैं अच्छे नंबर ले आऊं इसलिए, तो मैं सच बता रहा हूं आपको फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगी। थोड़ा लॉजिक समझिए, फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स वही है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, बस उसको समझने का एक साइंटिफिक वे हो गया। अब न्यूटन सर थे और आइंस्टीन थे, इन्होंने करा क्या, जो हमारी डेली लाइफ की रूटीन की जो चीजें होती हैं उनको साइंटिफिक वे में यानी वैज्ञानिक तरीके से समझाया है, बस कुछ ज्यादा नहीं किया। उन्होंने क्रेडिट ले ली तो पहले हो गए थे, अगर हम होते तो हमारे में भी अगर आइडिया आता तो हम भी उसको डिफाइन कर देते, हम भी दे देते कि ये फोर्स है, ये रिपल्शन है, ये प्रेशर है, ठीक है। तो फिजिक्स को फन के तौर पे समझिए, उसको डेली लाइफ से, डेली रूटीन से। तो हम टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें, दे आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, फर्स्ट पॉजिटिव एंड अदर वन नेगेटिव। इसको हम बोलेंगे हिंदी में धनात्मक, ये तो बच्चा जान, और नेगेटिव क्या होता है, ऋणात्मक। तो हमें तो लाइफ में ऋणात्मक यानी नेगेटिव चीजों से दूर रहना चाहिए, लेकिन कोविड के अंदर हुआ क्या, अगर हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो बल्ले बल्ले, और हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो सोचो बचने के चांस बहुत कम है, फिर तो भगवान की भरोसे ही हम जी रहे हैं। लेकिन कोविड को छोड़कर एनी अदर प्रॉब्लम्स, जितने भी हमारे लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं या अदर कॉन्सेप्ट होते हैं, नेगेटिव पीपल से हमें दूर रहना चाहिए, नेगेटिव प्रॉब्लम से हमें दूर रहना चाहिए, हमें नेगेटिव थिंग्स से दूर रहना चाहिए, कोई गलत काम तो नहीं करना चाहिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होते हैं, हमने आपका नाम ही सुना है कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन होते कैसे हैं कि कोई चार्ज पॉजिटिव है कोई चार्ज नेगेटिव है। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, काफी लोअर क्लासेस में भी ये एग्जांपल देते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस का एग्जांपल है एक तरीके से प्रोटॉन, और इसका जो एग्जांपल है वो होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं आपको जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो इसी से समझाने वाला हूं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो देखें कि पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश और नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं। तो हम एक एटम न्यूक्लियस लेके चलते हैं, ओके। ये एक न्यूक्लियस है, इसके ये आउटर सेल्स है यानी बाहरी कक्ष, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिकल पाथ यानी परवलयाकार कक्षाओं में गतिमान करते हैं, मोशन करते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। मान लेते हैं कि जो न्यूक्लियस है इसमें क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन्स
प्लस न्यूट्रॉन्स। ओके, जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, जो ये न्यूट्रॉन होता है, ये तो न्यूट्रल ही होता है, यानी आवेश रहित, यानी उदासीन। इसको कोई मतलब नहीं है कि भाई चार्ज आ रहा है जा रहा है, मैं तो भाई अपने मजे में रहूंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोना पसंद है, मैं कुंभकर्ण हूं। लेकिन कुंभकर्ण तो फिर उठ गया था, ये नहीं उठता है ना ये कहीं जाता है। अपन उदासीन मजे एक जगह बैठना पसंद करते हैं, चाहे ऐसे भूकंप आए, बाढ़ आए, कुछ आए, तो एटम को तोड़ो मरोड़ो, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, उसको यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने में ले जाओ या अपने घर के अंदर लाके रख लो, मैं तो न्यूट्रल ही रहूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब प्रोटॉन्स, ये क्या बताता है? पॉजिटिव चार्ज को। माना लेट अज्यूम देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम। ओके, सो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल बनाने के लिए यहां पर इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 8 ही प्रोटॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज होंगे, तभी तो वो दोनों कैंसिलेशन होके न्यूट्रल पोजीशन बॉडी बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अब हम एक केस स्टडी करते हैं। माना इस न्यूक्लियस पे हम एक आउटर सोर्स यानी कोई बाहरी सोर्स के थ्रू कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करा देते हैं। ठीक है, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसके आउटर सेल्स में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, साइंटिफिक मेथड से, ऐसे नहीं बाजार से खरीद के लाया, आओ भाई इलेक्ट्रॉन साहब चलो आपको किसी न्यूक्लियस में हम ऐड करते हैं, ऐसा नहीं होता है। साइंटिफिक में एक्सपेरिमेंट के अंदर ही पता चलता है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देने पे, और एक ऐसा प्रोसेस भी होता है जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड आ जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। यदि मैं किसी आउटर सोर्स से एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को दे देता हूं, तो मेरा जो केस फर्स्ट होगा, उस केस में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? मेरे पास हो जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और जो हमारे पास प्रोटॉन्स है वो कितने रह जाएंगे? 8 प्रोटॉन। तो इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, यानी बढ़ गया, मालामाल हो गया ये न्यूक्लियस कि मेरे पास एक ऋणात्मक आवेश आ गया, पैसा ही पैसा हो गया मेरे पास, एक तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन पैसे के तौर पर कंसीडर करें तो पहले ये न्यूट्रल कंडीशन में था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो हमारा केस फर्स्ट हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्यों? ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आवेश के बढ़ने के कारण उसमें ऋणात्मक आवेश आ गया। अब हम देते हैं केस सेकंड। इसमें क्या होता है? मान फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, हम इसको आगे भी पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। एक ऐसा प्रोसेस, नाम हटा देते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक हटा ही देते हैं, एक ऐसा प्रोसेस, ये न्यूक्लियस है, मैंने इसको कुछ एनर्जी दी, ठीक है भाई, मैं इसको कुछ एनर्जी दे दी मैंने, तो हुआ क्या? जो पहले न्यूट्रल कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स थे इसके आउटर सेल्स में, पहले वो आराम से घूम रहे थे, ना कोई जंप कर रहा था ना कोई बाहर जा रहा था। अब कहीं से कुछ एनर्जी है, भूत मान लेते हैं, जैसे कोई एक एनर्जी है, वो इस न्यूक्लियस पे हमने प्रोवाइड कराई, हमने आपतित करवाई। ठीक है, तो क्या हुआ? जो एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं होता कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हमारे बचपन का, जब हमारे घर पे या हम कहीं जाते हैं, जैसे नाना नानी के जाते हैं, तो हम बड़े एक्साइटेड रहते हैं, खुशी के मारे हम पागल से हो जाते हैं कि बस अब तो हमें घूमने को मिलेगा, छुट्टी हो जाती है, इसको तो हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बस पूरी तरह घर से बाहर रहते हैं, जो आपको गेम पसंद होता है वो हम खेलते हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की भी वही हालत है। जब हम इसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मास है, बड़े एक्साइटेड हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। ठीक, यानी उत्सर्जित करने के लिए उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्साइटेड में अपना घर छोड़ के बाहर निकल जाता है, एक्सट्रैक्ट कर जाता है, एक्सट्रैक्ट
फ्रॉम सेट। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन वहां से जब चले ही गए अपने घर को छोड़कर, तो क्या होता है, वहां पर प्लेस ब्लैंक हो जाता है, होल्स बन जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है वो गया, बैठा गया। ओके, हम इसको नॉर्मली इंग्लिश में समझते हैं, चला गया, रूठ गया, खुशी के मारे चला गया। अब तो मैं नहीं आऊंगा घर में वापस, क्योंकि मैं तो एक गोले में घूमता रहता था, अब मैं आराम से घूमूंगा यूनिवर्स के अंदर, मुझे कोई नहीं रोकने वाला, फ्री बॉडी की तरह। तो क्या होता है, जनरेट होल, होल का निर्माण होता है। ठीक है, उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा भी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ही इलेक्ट्रॉन यहां से चले गया, मैंने इसको भगा दिया, वापस घूमो जाओ मामा की तरफ, तो यार इलेक्ट्रॉन की जगह एक होल बन जाता है। तो हुआ क्या, जो हमारा न्यूट्रल पोजीशन था वहां पर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन थे। अब क्या हो गया, हमारे पास रह गए 7 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन। तो हमारे यहां से कंक्लूजन यानी जो नतीजा है वो क्या निकलता है कि डिक्रीजमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास होल जनरेट हुआ। वो जो होल जनरेट होता है वो किसको दर्शाता है, पॉजिटिव चार्ज को। या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन पॉजिटिव चार्ज। यानी जो प्रोटॉन की संख्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है, तो उस अवस्था को दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड पॉजिटिव चार्जेस। तो ये भाई साहब ये होते हैं हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस। ओके गाइस, सो नाउ वी कम टू द टुडेज लास्ट टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। गुणधर्म देख लेते हैं हम, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। आवेशों के गुणधर्म, गुणों का धर्म है, ऐसे ही ना समझे ना, पक्का पूछेगा या फिर इसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन जनरेट होएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से रिलेटेड फर्स्ट प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो इस प्रॉपर्टी को होता क्या है, आकर्षण और प्रतिकर्षण होता क्या? वैसे जनरली आप सभी लोग जानते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन होता क्या है। अट्रैक्शन हो तो सारे बच्चे ऐसे समझते होंगे कि मुझे उसकी तरफ अट्रैक्शन है, वही वाला अट्रैक्शन है कि अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं और सेम एक जैसे होते हैं वो रिपल करते हैं। लेकिन आजकल तो खैर छोड़ो, हम चार्जेस की बात करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, डिफरेंट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस, ठीक है, यानी असमान आवेश प्रोड्यूस अट्रैक्शन। यानी जो असमान आवेश होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अट्रैक्शन। वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, बॉन्ड उनके बीच स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे इसमें क्या कंडीशन है, कंडीशन ए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये चार्ज इसकी तरफ जाएगा, ये चार्ज इसकी तरफ जाएगा। कंडीशन बी क्या हो सकती है कि मेरा फर्स्ट चार्ज वो नेगेटिव है और जो सेकंड चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसकी तरफ जाएगा, ये चार्ज इसकी तरफ जाएगा। तो जो ये सिनेरियो होता है, ये जो दृश्य होता है, ये स्ट्रॉन्ग यानी मजबूती वाला
अट्रैक्शन यानी आकर्षण को दर्शाता है। ठीक है, सेकंड केस देख लेते हैं। ये तो था कि जो चार्जेज ही डिफरेंट डिफरेंट, अब हम देखते हैं कि जब चार्जेज ही सेम हो। सेकंड कंडीशन, चार्जेज आर सिमिलर और लाइक चार्जेस भी हम इसको बोलते हैं। आपकी बुक की लाइन बोले तो वहां दे रखा है लाइक चार्जेस, यानी एक समान आवेश। यानी जब आपके चार्जेस आवेश हो वो एक जैसे हो नेचर के अंदर, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, तो ये जो चार्जेस है एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, ये कभी एक दूसरे के अट्रैक्टिव नहीं होंगे, रिपल्सिव नेचर दिखाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव नेचर दिखाएगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सिव नेचर शो करेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण दिखाएगा। तो ये तो थी चार्जेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। नाउ मूव टू सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर दैट्स मीन संयुग्मन और युग्मन, और जब हिंदी में जाते हैं तो जुड़ाव। लेट्स सपोज, हम इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए सपोज करते हैं कि एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी के अंदर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है। ठीक है, और हाँ, जो टोटल चार्ज होता है उसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। चार्ज डिनोट प्रतिशत करते हैं हम कैपिटल Q से। Q5 चार्ज है, ऐसे करते करते माना कि इसमें N चार्ज है। ओके, सो इस बॉडी का टोटल चार्ज क्या होगा, सबसे बड़ी बात। सो टोटल चार्ज होगा वो होगा एडिटिव, यानी सम ऑफ चार्जेस, यानी जितने भी चार्जेस है, जितने भी आवेश इस बॉडी के ऊपर है उनका जोड़। ओके, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सो ऑन Qn। ठीक है, यानी n आवेशों का योग, सम ऑफ n चार्जेस। We will represent this like that, summation of I equals to 1 to n Qi। सो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, जिसपे 10 कूलम चार्ज है, -10 कूलम चार्ज है, 20 कूलम चार्ज है और -50 कूलम चार्ज है। सो व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी? इस आवेश पे, इस बॉडी पे कुल आवेश कितना होगा? तो हम इसे रिलेट करते हैं, तो जो हमारा Q हो जाएगा Q1 Q2 Q3 Q4 क्या है, -10 +10 +20 -50, -10 से +10 कैंसिल हो जाएगा, 20 में से -50 सबसे को घटा होगा तो हमारे पास कितना चार्ज बचेगा, -30 कूलम। यानी जो नेगेटिव, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा, इस बॉडी पे जो चार्ज होगा नेगेटिव इन नेचर होगा। ठीक है, ऋणात्मक चार्ज इस बॉडी पे होगा। नाउ मूव टू थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। आवेश का क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? सो चार्जेस ऑन एनी बॉडी एग्जिस्ट इन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किसी बॉडी पे जो भी आवेश होता है, किसी बॉडी पे जो भी आवेश होता है
वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल गुणांक के रूप में होता है, पूर्णांक के रूप में होता है। आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, चार्ज आवेश होता है, किसी बॉडी में जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक के गुणनफल होता है, यानी इंटीजर मल्टीपल होता है। लेकिन क्लास 12 में थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, इंटीजर मल्टीपल की जगह इंटीग्रल मल्टीपल हम यूज करते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं चार्ज इज so quantization of charge is integral multiplication of electron charge। ओके, जो हमारा आवेश है वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम डिनोट कर सकते हैं Q equals to NE, where Q is total charge, okay, N is number of electrons, okay, electron, E is charge of electron, which consists, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। ओके, so there is a question arise from here, and question is what will be number of electron in 1 coulomb charge, यानी एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। सो लेट्स सी फ्रॉम हियर, वी नो दैट Q equals to N, ओके। क्वेश्चन क्या दे रखा था, 1 कूलम चार्ज दे रखा है, तो Q equals to 1 कूलम हो गया, और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम हियर 1 कूलम इक्वल्स टू n। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 कूलम इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। ओके, डायमेंशन विल बी कैंसिल आउट, इधर भी कूलम है इधर भी कूलम है, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तो यहां से हमें n क्या मिला 1/1.6 into 10⁻⁹। ओके, अब कई स्टूडेंट्स को ये भी सॉल्व करना नहीं आता है, सच कह रहा हूं मैं, सॉल्व करना नहीं आता है कई स्टूडेंट्स को, और उन्होंने साइंस ले रखी है, और उन स्टूडेंट्स के लिए तो काफी टफ रहेगा जो 11th क्लास से प्रमोट होकर डायरेक्ट 12th क्लास में आ चुके हैं। तो हम इसको सॉल्व करना सिखाते हैं आपको। ये टेस्ट फॉर 19 है, ये डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 10⁻⁹ अपॉन 1.6, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 100 into 10⁻⁷। ओके, इट विल बी 1.6। अभी डेसिमल को हम रिमूव करेंगे तो एक 10 और आ जाएगा ऊपर, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 100/16 into 10⁻80, और 16 का जब डिवीजन करेंगे 100 में तो हमें मिलेगा 6.25 into 10⁻18। ये किसकी वैल्यू है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मल्टीपल ऑफ इंटीजर होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है तो डेसिमल में आ गया। सही है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, सोचना लाजमी भी है कि सर तो बोले थे कि इंटीजर में था, हमने 10th क्लास में भी इंटीजर में पढ़ा था। अभी 6.25 into 10⁻18 ये तो इंटीजर का है, तो हमें यहाँ n क्या मिला 6.25 into 10⁻18। तो दोस्तों बात ऐसी है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 625/100 into 10⁻16 into 100, क्योंकि जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा ओपन करके लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो 100 से 100 आपको कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 625 into 10⁻16
16 आगे नहीं इंटीजर में। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहां पर इसको इंटीग्रल फॉर्म में बताया था। क्यों बताया था उसके भी तो खोज करना चाहिए, आखिर हमारे पास फिजिक्स है। हुआ क्या दोस्तों, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए एक कूलम्ब चार्ज में जो क्यू है, इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए 6.25 into 10 to power 18। तो इसको हम इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल में लिख सकते हैं, यानी 1 कूलम्ब इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 6.25 into 10 to power 18 इक्वल्स टू 1.6 into 10 to power -19। यही तो कहना चाह रहा है, क्योंकि ये हमारा n है, ये हमारा e है, तो ये इंटीजर में होना चाहिए था एक तरीके से, सॉरी हाँ इंटीजर में होना चाहिए था। अब क्या हुआ, सॉरी मैं थोड़ा गलत बता गया, जो हमारा n आया था वो इंटीजर में होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये 1 कूलम्ब में, यानी जो हमारा आया 6.25 में, अगर मैं 1.6 का डिवाइड करता हूं तो मेरा अप्रोक्स आता है 3.9। इसको हम इंटीजर में क्या लिख सकते हैं 4। सो जो हमारा 6.25 है वो 1.6 का 4 मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो अप्रोक्स क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमने इंटीग्रल वर्ड यूज किया, नॉट ए टोटल इंटीजर, क्योंकि इंटीजर तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6। ओके, सो यहाँ पे थोड़ी सी क्लास में डेफिनेशन चेंज हो गई। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस में क्या होता है, आवेश के क्वांटिजेशन में क्या होता है, जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, ठीक है, नॉट ए प्रॉपर इंटीजर वर्ड। इंटीग्रल वर्ड ये आपको जरूर याद रखना होगा, और ये मैं आपको नोट्स के अंदर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां पे इंटीग्रल वर्ड के मैंने नोटेशन में ले रखा है, नॉट ए इंटीजर। इंटीजर 10th क्लास के, उसको आप भूल जाओ आप 12th क्लास में। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्जेस, यानी आवेश अपरिवर्तनीय। ओके, तो इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्जेस क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताना चाहती है। हमने देखा था जो मास हमने कंसीडर किया था, एक तो हमारा रेस्ट मास था, ठीक है, एक मूवेबल मास था 20 मीटर पर सेकंड से, मास के लिए हम बात कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि रिलेशन जनरेट हुआ था m = m0 1 - v²/c²। ये मैं अभी बात कर चुका था। तो मास तो क्या बोलते हैं कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन हम जनरली देखते हैं कि जो भी कोई बॉडी या मैटर या कोई सिस्टम होता है उसकी वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के इक्वल नहीं हो पाती है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो रेस्ट मास होता है उस वही मास जब सिस्टम मूवेबल होता है, गतिमान होता है, उसी मास के इक्वल आ जाता है, उसी द्रव्यमान के इक्वल आ जाता है। तो हम लेके चलते हैं कि मास इज कांस्टेंट और एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर के सिस्टम के। लेकिन जो हमारा आवेश होता है, जैसे भाई ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे फ्यू चार्ज है, ठीक है, ये रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, ठीक है, और ये ही बॉडी मूव कर रही है, मान लिया v = 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका चार्ज क्या होगा, तो दोस्तों इसका चार्ज उतना ही है, इसके चार्ज में कोई फर्क नहीं आने वाला, चाहे लाइट की वेलोसिटी से उड़ा ले जाओ उस आवेश को। मैंने बोला ना आवेश फ्री है, उसको वेलोसिटी से मतलब नहीं, उसको एनर्जी से मतलब है। एनर्जी दोगे तो वो किसी बॉडी से एक्सपेक्ट होकर बाहर निकल के घूमने चले जाएगा कहीं भी, ठीक है। तो इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, जब हमारा चार्ज रेस्ट में हो, विराम अवस्था में हो, और जब चार्ज हमारा मूवेबल हो यानी गतिमान हो, ठीक है, जब हमारा चार्ज गतिमान हो तो चार्ज की क्वांटिटी में, चार्ज की जो मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। पहले भी Q था तो भाई साहब चार्ज Q ही रहेगा, अलग चार्ज हो जाने वाला 2Q 3Q 4Q, ठीक है।
ये होता है इरेगुलरिटी ऑफ चार्जेस। आई होप आपको अब तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, आपके बेसिक भी क्लियर हो गए होंगे। और बेसिक्स काफी जरूरी है, जैसे आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करो या नीट की, मेडिकल की, किसी भी स्ट्रीम की प्रिपरेशन करो, फिजिक्स के लिए बेसिक सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए एक रिवीजन लेक्चर हो गया एक तरीके से उनके बेसिक्स के लिए, और जो बच्चे अभी तक स्टार्ट ही नहीं करे, कुछ नए लायक तो होते हैं जिनको लायक बनना होता है आगे चल के, तो इस वीडियो के थ्रू वो अपने बेसिक्स अच्छे कर सकते हैं। जो कोई भी डाउट है, कैसे भी डाउट है आपके, जैसे सिली डाउट की ना हो, डाउट पूछना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। जैसे सिली से सिली डाउट हो, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, एज ए योर मेंटोर, मेरे डाउट्स बहुत नेसेसरी है। तो आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, अभी तक का जितना पढ़ा है आगे मत बात करना, आगे आएंगे तभी बात करेंगे। क्या पता आप आगे का जो डाउट हो, जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं, मेरे लेक्चर के थ्रू उनके डाउट सॉल्व हो जाए। तो किसी भी तरीके के डाउट को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलें। मैंने टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया है, वहां पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चार्ज जनरेट कैसे करते हैं। अरे आप साइंटिस्ट है, चार्ज जनरेट करने से घर के अंदर बहुत चार्जेस बनाएंगे, घर वालों को देंगे, देखो मम्मी पापा हमने चार्ज बना लिया। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और नीडी वंस जिनको जरूरत है स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए लेक्चर, ताकि वो फिजिक्स में अच्छे मार्क्स कैरी कर पाए। ओके, बाय बाय, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।